वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की आप तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर भी आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करेंगे और डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड होती है, आप जाकर हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए करते हैं आज ये क्लास को हम स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में। तो मतलब पूछा है कि किसके युद्ध में यह परास्त हुआ था। ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी वांडीवाश। तो यहाँ पे ये अगर हम बात करें प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। अल्बुकर्क को, रॉबर्ट क्लाइव को, फ्रांसिस डुप्ले को या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो रॉबर्ट क्लाइव है उसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। अली वर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर या फिर मीर कासिम। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी मीर कासिम। मीर कासिम ने क्या किया था, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर वांडीवाश का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध ने क्या किया था, एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों को भारत में उनका पैर जमा दिया था अंग्रेजों का। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी नजमुद्दौला। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मीर कासिम था वो बक्सर की लड़ाई के समय क्या था, बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं हम। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध था जिसकी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत में अपने पैर जमा लिए थे, वो कौन सा था, वो बक्सर की लड़ाई थी, बक्सर का युद्ध था। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टनम या फिर वांडीवाश। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बक्सर का जो युद्ध है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन सी थी। फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या फिर शुजा-उद-दौला। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। शाह आलम द्वितीय जो था वो एक शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी। बंगाल के नवाब ने की थी, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने या फिर अफगान के राजा ने। तो यहाँ पे आ जाता है आगे, मुगल सम्राट ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है प्रदान की थी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजरी या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था, उसके कार्यकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने
मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मतलब जब इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को, शिताब राय को, लाए दुर्लभ को या फिर सैयद गुलाम हुसैन को? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान। चलिए बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न की। वांडीवाश का युद्ध जो कब होता है? जो 1760 ईस्वी में होता है। ठीक है, उसमें क्या हुआ था? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ऑप्शन बी ब्रिटिश ने डच को हराया था, ऑप्शन सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, या ऑप्शन डी डच ने ब्रिटिश को हराया था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वांडीवाश का युद्ध जो है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था और इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा ने, मुगल ने, राजपूत ने या फिर सिख ने? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए, मराठों ने सबसे ज्यादा जो है अंग्रेजों का विरोध किया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था? दिल्ली था, काबुल, मकरान या फिर श्रीनगर? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीनगर। श्रीनगर क्या था? रंजीत सिंह के राज्यों में शामिल था। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए सुकच्चाकिया, ऑप्शन बी संधावालिया, ऑप्शन सी अहलूवालिया या ऑप्शन डी रामगढ़िया? तो यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन ए बिल्कुल सही। जो रंजीत सिंह थे वो सुकच्चाकिया से संबंधित थे। महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर, पटियाला, लाहौर या फिर कपूरथला? तो यहाँ पे सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर जो थी वो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक ही निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो यह किसने कहा था? महाराज रंजीत सिंह ने, महाराज शेर सिंह ने, महाराज दलीप सिंह ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पे जो आपका सही आंसर है यह वाक्य जो कहा था महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ठीक है, ये महाराजा रंजीत सिंह का वाक्य है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, निहार सिंह या फिर दलीप सिंह? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दलीप सिंह जो है वो सिख राज्य का अंतिम राजा था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? आपसे पूछा है कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन ए 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ऑप्शन बी नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ऑप्शन सी उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, ऑप्शन डी वह कभी भी रूस नहीं गए थे? तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि जो पंजाब के पूर्व राजा थे दलीप सिंह, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। तो यह कथन बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1766 से 69 तक हुआ, इसमें कौन विजयी हुआ? अंग्रेज, हैदर मराठा या फिर हैदराबाद के निजाम? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदर अली जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ था। बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या आता है? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से जो है दूतावास स्थापित किए? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या फिर टीपू सुल्तान? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। ठीक, बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न की। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या फिर नंदराज? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान के साथ ही अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, माउंट आबू में करवाया था, नैनीताल में, सरधना में या फिर कानपुर में? तो सही आंसर हो जाएगा सरधना। सरधना में ही बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक और असैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड क्लाइव जो विलियम बेंटिंग थे, सॉरी क्लाइव नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था।
क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। या ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने दहयुति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था और उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को क्या किया? संग्रहित किया था। बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलिजरी या फिर लॉर्ड बेंटिंक। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लॉर्ड वेन हेस्टिंग है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद ही बंगाल का गवर्नर जनरल था। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी रॉलेंस से या फिर लॉर्ड हेस्टिंग से। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है वो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। देखिए इस तरह आप याद रख सकते हो वॉरेन। वॉरेन क्या होता है? मतलब किसी को वॉर्न करना। कब वॉर्न किया जाता है? उसकी सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति हो जाती है वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन ए, सर जॉन शोर, ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स या ऑप्शन डी, जनरल डायर। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटरी या फिर लॉर्ड कर्जन ने। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है न्यायिक संगठन की जो है स्थापना की थी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या फिर डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही भारतीय लोक सेवा का जो है प्रवर्तन किया गया था। बात करते हैं हम अब अगले प्रश्न की। 1820 में क्या हुई थी? बसीन की संधि। इस पर जो हस्ताक्षर थे वो किसके बीच में हुए थे? ऑप्शन ए, अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी, फ्रांसीसी और बाजीराव द्वितीय या फिर ऑप्शन डी, डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 819वां क्वेश्चन है यहाँ पर। हम इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच क्या होती थी? बसीन की संधि 1810 में, और उनके क्या हुए थे? इनके मध्य हस्ताक्षर होते हैं। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। सहायक संधि को किसके काल में सर्वप्रथम क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जोसेफ फ्राइकोइस डुप्लेक्स या डुप्लेक्स के बीच में, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड ऑकलैंड। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सहायक संधि को किसके शासनकाल में किया गया था? यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन बी, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स जो है के शासनकाल में सहायक संधि हुई थी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलिजरी के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का जो है आपको काल क्रमानुसार लगाना है। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। तो सबसे पहले कौन सी संधि हुई थी, उसके बाद कौन सी संधि आती है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो हैदराबाद की संधि हुई थी ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फिर होती है हमारी मैसूर की संधि, फिर होती है अवध की संधि और फिर होती है सिंधिया की। मतलब आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि कर्म से लगे हुए हैं। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने स्वीकार नहीं की? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने या फिर मैसूर के शासक ने। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर राज्य ने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, जो इस लेक्चर का आज आपका लास्ट प्रश्न होगा। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलिजरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलिजरी। ठीक, तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज के हम इस लेक्चर को। आगे के हम PYQ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जैसे कि हमने सीरीज चला रखी है तो ये सीरीज हम बिल्कुल अपनी कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप UPPCS, RO, BEO, LT ग्रेड इन सब की अगर आपको सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है
तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का अगर पेड कोर्स ज्वाइन करके आप एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो ना, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ठीक है, तो आपको ज्वाइन करना है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू PYQ के साथ।